नमस्कार। आप सभी मित्रों का संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल हमने प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की थी व्यंजन के भेदों पर। आगे विषय पर बढ़ने से पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। ये संस्कृत कक्षा है और संस्कृत का अर्थ है हम उस भाषा को सीख रहे हैं जिस भाषा में जीवन को जीने की कला सिखाई जाती है। इस पर आगे बढ़ने से पहले आप सबने गायत्री मंत्र को सुना होगा। गायत्री मंत्र में जो 3 शब्द हैं भूर भुवः स्वः। भू का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर संस्कृत पढ़नी है तो मंत्रों पर आना होगा और जब तक आप मंत्र नहीं समझेंगे तो संस्कृत का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आइए, भू का अर्थ होता है सत। भू का अर्थ क्या है? सत। सत का अर्थ क्या है? सत्ता। सत्ता का अर्थ क्या है? अस्तित्व। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न उठता है किसकी सत्ता, कौन सत्य है, किसकी सत्ता है, किसका अस्तित्व है। मैंने आपसे कहा था कि संस्कृत में संस्कार छिपे हुए हैं। संस्कृत शॉर्टकट की भाषा नहीं है। संस्कृत में ऐसे कोई तकनीक नहीं सिखाई जाती कि आप बिना कुछ मेहनत किए बहुत आसानी से आप सफलता पा सको। संस्कृत का अर्थ है कि आपको चलना पड़ेगा। कैसे चलना है, उस चलने के लिए आपको आना होगा। सबसे पहले आप किसी छोटे बच्चे को देखो। जो छोटा शिशु होता है वो सबसे पहले पलटना सीखता है। पलटने के बाद वह घुटनों के बल सरकता है और उसके बाद फिर वो बालक, वो शिशु खड़े होने की कोशिश करता है। खड़ा होता है और गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है। और फिर एक बार ऐसा हो जाता है वो खड़ा होता है, चलना शुरू करता है और उसकी दौड़ लगानी शुरू हो जाती है। अर्थात दौड़ लगाने के लिए, लंबी यात्रा के लिए, आपको लंबी यात्रा, लॉन्ग जर्नी पे जाना चाहते हो, सुखदता के साथ जाना चाहते हो, सफलता के साथ पहुंचना चाहते हो मंजिल पे, तो आपको लंबी यात्रा के लिए इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपको पहले पलटना सीखना होगा। पहले पलटना सीखिए, फिर घुटनों के बल सरकिए और उसके बाद बैठिए, उसके बाद खड़े होइए। खड़े होने में गिरेंगे भी, कोई बात नहीं। गिरना है, खड़े होना है, गिरना है, खड़े होना, एक पूरा प्रोसेस है अधिगम का। हम एक दिन में ही चाहते हैं कि हम लंबी यात्रा कर जाएं, हम एक दिन में ही चाहते हैं हम दौड़ लगा जाएं। यहाँ पर भी आप संस्कृत पढ़ने के लिए आए हैं। आप चाहते हैं कि एक दिन में ही आप संस्कृत के विद्वान बनना चाहते हैं, एक दिन में ही आप चाहते हैं कि संस्कृत के संपूर्ण विधाओं को आप पारंगत पाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप बिल्कुल पारंगत हो सकते हैं, बिल्कुल आप नैपुण्य हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही है अधिगम का। शिक्षण का प्रोसेस वही है कि वो जो छोटा बालक है वो सबसे पहले क्या करता है? सरकना सीखता है, उलटना पलटना सीखता है। पहले बच्चा उलटता है, पलटता है, फिर सरकना सीखता है, फिर पलटना सीखता है और फिर घुटनों के बल सरकता है ना? याद है ना? किसी छोटे बच्चे को आप देखेंगे, ठीक फिर खड़ा होता है, गिरता, कितनी बार खड़ा होता है वो और फिर गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। तो ये जो बात है, लंबी यात्रा में मैं भू को क्यों लेके आया हूँ? प्रश्न है ना कि यहाँ पर कहाँ आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं, कहाँ आप संस्कृत में हमें 100% मार्क्स की बात कर रहे हैं और आप भूर भुवः स्वः पे ले आए। क्यों लेके आया हूँ? ये बात आपको जाननी ज़रूरी है। क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें पूरी साइंस छिपी हुई है,
जिसमें जीवन के सभी अस्तित्व के बारे में समग्रता से व्याख्यान छिपे हुए हैं। अब गायत्री मंत्र, आज आपने देखा होगा बहुत से लोग गुरु बन रहे हैं, चाहते हैं कि हमें गुरु के रूप में पूजा जाए, और सबकी कामना है गुरु बनने की, ऐसे लोगों की। लेकिन मैं कहता हूँ संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा का उद्गम मिलता है वेदों में। उन वेदों में एक मंत्र है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्र है, और उस मंत्र को कहा जाता है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का नाम क्या है? गुरु मंत्र। आप किसी को गुरु मानो या न मानो, आप किसी को आचार्य मानो या मत मानो, लेकिन यदि आप गायत्री मंत्र को गुरु मानेंगे तो आपकी सफलता फिर कोई संदेह के घेरे में नहीं रहेगी। क्यों गुरु मंत्र है? यहाँ पर भू का अर्थ है सत, भू का अर्थ है सत्ता, भू का अर्थ है अस्तित्व। किसका अस्तित्व? हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है? हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हमें कहा जाता है कि परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करें, हमें कहा जाता है कि परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करें। अरे भाई, जो अभी नर्सरी में पढ़ रहा है, जिसने भी प्राइमरी में भी आया नहीं है, उससे आप पीएचडी की बात करोगे क्या? ऐसा चलेगा क्या? आप ईश्वर पर आ जाते हो, जब देखो तब ईश्वर पर आ जाते हो। सबसे पहले यहाँ सत्य किसकी सत्ता? तो सत्ता यहाँ पर ईश्वर की नहीं समझनी है। पहले सत्ता, सबसे पहले स्वयं की सत्ता को समझना है। मेरा अस्तित्व क्या है? अगर जब तक मुझे अपने अस्तित्व का भान नहीं होगा, तब तक मैं ईश्वर के अस्तित्व के प्रति मैं विश्वास के साथ नहीं कह पाऊंगा। जो लोग खुद से प्यार करते हैं, जो लोग खुद से स्नेह करते हैं, वही लोग दूसरों से स्नेह कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। प्रश्न उठता है, खुद से प्यार करने का अर्थ क्या होता है? खुद से प्यार करने का अर्थ है स्वयं पर प्रभुत्व। स्वयं पर प्रभुत्व, अपने पर आत्मानुशासन, अपने पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने पर अनुशासन कायम कर सके, जो व्यक्ति खुद को अपने नियंत्रण में रख सके, समझो वो व्यक्ति अपने से प्यार करता है। और यदि व्यक्ति अहंकार में है, यदि व्यक्ति आलस्य में है, तो निश्चित मानिए वो व्यक्ति स्वयं से प्यार नहीं करता है, वो किसी से प्यार करता ही नहीं है। आइए, तो भू का अर्थ है अस्तित्व, और दूसरा भू का अर्थ है प्राण तत्व। प्राण, क्या अर्थ है भू का? प्राण। ठीक है, ये बात मैंने इसलिए की है कि भू का, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन के कारण ही हम जीवित रह पा रहे हैं, वो प्राण तत्व के कारण ही हम इस ऑक्सीजन को स्वीकार कर पा रहे हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति एक दिन में कितना ऑक्सीजन लेता है? कोई बताएगा? एक व्यक्ति एक दिन में कितना ऑक्सीजन लेता है? एक व्यक्ति एक दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, तो भू का अर्थ है प्राण। अब अगला शब्द है भुवः, उसकी व्याख्या हम अगली क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले अपने अस्तित्व को समझिए, सेल्फ अवेयरनेस के साथ काम कीजिए, स्वयं को क्रिएटर मानिए, और जब तक आप स्वयं को क्रिएटर नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी आपका भला नहीं कर सकता है। ठीक है, आते हैं हम अपने विषय पर। हमारा विषय था, हमने कल व्यंजन के भेदों को पढ़ा है। आज हमारा विषय है क्या है? वर्ण विच्छेद। प्रकृतम अनुसरामः। अब हम आते हैं, जो हमारा निर्धारित विषय है वह है वर्ण विच्छेद। क्या पढ़ना आज हमें? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पर जाने से पहले कल की बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और वो व्यंजन कितने होते हैं? तो इस व्यंजन को जानने के लिए आपको पहले वर्ग को समझना होगा। कु, चु, टू, तू, पू। समझ में आ गया? 5 वर्ग होते हैं, और 5 वर्ग के 5 अक्षर होने से 25। उसके बाद अंतस्थ, य, व, र, ल। मैंने कहा था ना, क्या नहीं बोलना है? या, र, ला, व नहीं बोलना है।
क्या बोलना है? य व र ला। उसके बाद ऊष्म वर्ण आते हैं, ऊष्म में आते हैं मूर्धन्य तालव्य श, 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 स, ह। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, उसको मैंने कहा था किसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन? संयुक्ताक्षर व्यंजन किसे कहते हैं? जहाँ दो व्यंजनों के मध्य में कोई स्वर न हो। तो क्ष, त्र, ज्ञ। अधिकतम लोग 3 ही लिखते हैं, जबकि मैंने आपसे कहा था ऐसे बहुत सारे अक्षर हो सकते हैं जिनको हम संयुक्त बना सकते हैं, या जिनका कि ग्रंथों में अथवा साहित्य में अथवा हमारी बोलचाल की भाषा में क्या होता? प्रयोग होता है। आइए, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद को यदि आप सही ढंग से करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ण विच्छेद आपका एक वर्ण विच्छेद आपका 1 नंबर का होता है, ठीक है ना? आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो अच्छे नंबर लाने के लिए भी और जानने के लिए भी आपको इस बेसिक को क्लियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हिंदी में हमें एक टेक्निकल शब्द है, पारिभाषिक शब्द है 12 खड़ी। तो 12 खड़ी को जब तक हम समझेंगे नहीं, अच्छी तरह से हम आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हम वर्ण विच्छेद नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आइए कोशिश कीजिए कि हम दोबारा से वहीं आ जाएं जहां हम थे। 12 खड़ी को आपको अगर सही समझना है तो बोले क, का, कि, कु, कू, के, क्री, के, कई, को, कऊ, कं, कह। आप मुझसे कह सकते हैं कि आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा होने के कारण हमने जो पढ़ा है वो हमें ज़्यादा सही ढंग से समझ में आता है। तो इस विधा से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो वर्ण विच्छेद आपको जल्दी समझ में आएगा। एक दूसरा बोले क, का, कि, कु, कू। ये हमने एक नया शब्द डाला यहाँ पर। क्या डाला है? कु, कू, क्री। क्री भी 2 प्रकार की होती है, क्री और क्री। के, कई, को, कऊ, कं, कह। ठीक है? यहाँ पर ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता था उस समय, या नहीं करते हैं उस कक्षा में, लेकिन हमें संस्कृत पढ़नी है, इसलिए हमें यहाँ पर इसको रखना पड़ेगा। अब आइए, अगर आपको छोटे छोटे वर्ण विच्छेद करने आ गए, क्योंकि हमें सरलता से कठिनता की तरफ जाना है, ठीक है ना? कैसे जाना है? सरलता से कठिनता की तरफ आगे बढ़ना है। हमें कठिनता से सरल में नहीं जाना है, बल्कि पहले धीरे धीरे, वही मैंने जो कहा था ना, क्या कि हमें पहले पलटना सीखना है ना? फिर हम पैरों के बल, घुटनों के बल सरकेंगे, फिर उठेंगे, खड़े होंगे, गिरेंगे। तो ये प्रोसेस है पूरा लर्निंग का। तो क, अ, ठीक है? क हलंत अ, क। दूसरा क हलंत आ, बन गया का। कि, ठीक है? की, बोले की, जैसा बोलेंगे वैसा ही आपको समझ में आएगा कैसा स्वर बाद में है। की, कु, बोलिए कु। तो कु बोला तो छोटा ऊ लग रहा, कु, ये छोटा ऊ हो गया, ह्रस्व ऊ हो गया। और कू, संस्कृत में क्या बोलते हैं छोटे को? ह्रस्व। बड़े को क्या बोलते हैं? दीर्घ। तो क्या हो गया ये? दीर्घ ऊ। क हलंत और ऊ, क हलंत और ऊ। क्री, क हलंत और री। क्री, क हलंत बड़ी री, दीर्घ री, दीर्घ री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? और के, क हलंत
और ए, ठीक है। ऐसे ही कई, का हलंत आई। ध्यान दीजिएगा, के में एक मात्रा है और कई का जो आई है उसमें दो मात्राएं। दो मात्राएं इस प्रकार से लिखी जाती है। बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं, गलती करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं, वो गलत करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ही मात्रा डालनी है, लेकिन वो आई ही कहा जाएगा, ठीक है। अगला है को, क औ, नहीं क ओ, कौ, क औ, ठीक है। कंग, ध्यान देना, यहां पर क्या आएगा, अंग। कह, क अह, ये ध्यान रखना, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। एक शब्द बार बार मैं बोल रहा था, एक शब्द मैं बार बार बोल रहा था, क्या, हलंत। हलंत क्या है, मैंने कल आपको बताया था, व्यंजन का नाम क्या है दूसरा, संस्कृत में क्या पर्यायवाची है, व्यंजन का पर्यायवाची है हल। व्यंजन का पर्यायवाची क्या है, हल। और अंत, हल अंत है, हल अंत, ठीक है। हल यदि अंत है उसे कहेंगे हलंत। अगर व्यंजन अंत है, व्यंजन से अंत हो रहा हो, उसे कहेंगे हलंत। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इस अक्षर में व्यंजन से अंत हो रहा है, व्यंजन से अंत हो रहा है, व्यंजन से अंत, सब जगह आप देखेंगे व्यंजन से अंत हो रहा है, इसलिए इस चिन्ह का नाम क्या है, हलंत, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलें, अब मैंने आपको कहा था कि आपको वर्ण विच्छेद करना है। एक राम और एक हम लेंगे संस्कृत को, क्या लेंगे हम शब्द विच्छेद के लिए, एक लेंगे राम। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने से क्या होगा कि आपको हर वर्ण विच्छेद करते समय इस चीज़ को समझना, कितना कठिन से कठिन शब्द आ जाए, भयभीत नहीं होना है, निर्भय होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो कोई शक्ति नहीं है जो आपको वर्ण विच्छेद में आपके नंबर काटे, कोई ऐसा ताकतवर इंसान नहीं है जो आपको गलत साबित करे, अगर आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है। चलिए, राम का वर्ण विच्छेद जरा करके देखो, जरा क्या होगा, जरा लिखो जरा, राम का वर्ण विच्छेद क्या हो सकता है। कर रहे हो क्या, करो, शाबाश। हाँ, अब देखो यहां र आ म आ, ऐसे किया था क्या। अगर यहां आप हलंत नहीं लगाएंगे तो नंबर कटेंगे, सही नहीं माना जाए। नंबर काटने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आज का जो शिक्षा का जो तंत्र है ना, ये नंबरों पर है, इसका ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, सब मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। तो चलिए मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। तो रा को यदि आप हलंत नहीं करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स कटेंगे। इसलिए क्या करना है, आपको समझना है कि रा क्या है, व्यंजन है। व्यंजन के लिए क्या मतलब, हलंत। ये अंत में क्या होना चाहिए, हल, व्यंजन, ठीक है। अगला शब्द था संस्कृत। दूसरे शब्द को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि फिर मुझे कुछ कठिन शब्द और रखने हैं। संस्कृत, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग वर्ण विच्छेद में संधि घुसेड़ देते हैं। बहुत से लोग वर्ण विच्छेद करते हुए जाएंगे, पता नहीं वहां संधि ले आएंगे। वो क्या करेंगे, उसको मैं यहां पर आलोचना के लिए नहीं रखूंगा, समझाने के लिए रखूंगा। संस्कृत, आप देखो, सहलंत क्या आ जाएगा, आ जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, अनुस्वार आ। बहुत से लोग क्या करते हैं, पता नहीं उनको कहां से ये विधा आ गई है, वो अम कर देते हैं। अरे हम मानते हैं कि संस्कृत में सम उपसर्ग, मानते हैं,
पर हम संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, हम भाई साहब वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। तो वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। जब तक इस बात का अंतर नहीं समझेंगे तब तक आप वर्ण विच्छेद में क्या कर रहे होंगे, जबरदस्ती संधि कर रहे होंगे, संधि विच्छेद कर, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या करना है, ये अम ठीक नहीं है, ठीक है। अब स री और त, ये देखिए स अ स हलंत का हलंत री त, ये आपका हो गया संस्कृत। ठीक है, समझ में आया। एक शब्द है जो मुझे देना बहुत ज़रूरी है, ये लिख लिया आपने, कर लिया, चलो शाबाश। शोभनम खलु। अगला एक शब्द है प्रज्ञा। क्या है, प्रज्ञा। प्रज्ञा का वर्ण विच्छेद कैसा होगा, प्रज्ञा का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, जरा करके दिखाओ आप लोग। मैं 1 मिनट के लिए शांत हूं और आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपनी डायरी में या नोटबुक में प्रज्ञा का वर्ण विच्छेद कर रहे होंगे। या समझ में आया। चलो, अगर अब आपको समझ में आ गया तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, ठीक है। और अपना भी देखिए और यहाँ भी देखिए। पा हलंत, रा हलंत, आ जा और या और आ, ठीक है। मिलान कीजिए, आपने जो किया है और जो ये किया, अगर ऐसा ही है तो सही है, अगर ऐसा नहीं है तो आपका वर्ण विच्छेद क्या है, गलत है। अगर वर्ण विच्छेद गलत है तो एक बार आप संयुक्त स्वर पर काम कीजिए, संयुक्त व्यंजन पर काम कीजिए। क्ष, त्र, ज्ञ, प्र, द्वा। जैसे एक और है विद्यालय, तो विद्या हम रखते हैं बड़ा, विद्या। विद्या का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, देखो यहाँ पर व ई द य और आ। देखिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि बिना बोले ये वह बोला नहीं जाएगा, ठीक है। आप बोलना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये बोला नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वह हलंत है, वह हलंत, ई द हलंत, या हलंत, आ, विद्या। समझ में आ गया। ये हो गया आपका वर्ण का विच्छेद। वर्ण का विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण का अलग अलग करना, ठीक है। वर्णों को अलग अलग करने की पद्धति को, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद। समझ में आ गया, ओके, धन्यवाद। आगे चलते हैं, वर्ण संयोग। वर्ण संयोग का अर्थ है वर्ण का संयोग। जो अभी आपने विच्छेद किया था उसका उल्टा, उसको बोलते हैं वर्ण संयोग। जो अलग अलग कर रखे थे उसको मिला दो। जैसे यहाँ पर दे, द, ए, व, अ, क्या बनेगा, बोलेंगे कि आप बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, क्या बना, देव, ठीक है। अगला शब्द है प्रत्यक्ष। अच्छा, अगला है प, र, अ, त, य, अ, क, श, अ। क्या बनाए, प हलंत, र हलंत, अ, ता हलंत, य हलंत, अ, क हलंत, श हलंत, अ। क्या बनाए, कुछ समझ में आया, क्या बना, बोलना जरा। हाँ, तो क्या बना,
प्रत्यक्ष। क्या बना? प्रत्यक्ष। ठीक है। अब मैं, क्योंकि अगला जो हमारा विषय है वो है वर्णोच्चारण स्थान, अगली क्लास में हम वर्णोच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे। लेकिन वर्णोच्चारण स्थान बहुत ही गंभीर विषय है, तो वर्णोच्चारण पर आगे बढ़ने से पहले हमें वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद को अच्छी तरह से समझना होगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप उन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे वर्ण विच्छेद की, ठीक है, और वर्ण संयोग की। ठीक है। क्या करना, अभ्यास को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझे लिख करके। ठीक है। आप देंगे तो मैं समझ लूँगा कि किस व्यक्ति का सही है या किसका गलत है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है। अब मैं कुछ आपके लिए गृह कार्य दे रहा हूँ। गृह कार्यम, सबसे पहले क्या है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के लिए शब्द हैं विच्छेद, आजकल मोदी जी ने एक नारा दिया हुआ है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर। दूसरा शब्द है संज्ञान या संज्ञान, मोक्ष, प्रतिष्ठा, अंगद, श्वेत केतु,